पाकिस्तान में जो हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं और उनमें इजाफा हुआ है, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? जब अफगानिस्तान में अमन आ चुका, हक खुदादादी उनकी पूरी हो चुकी, हमारे वो नो गो एरियाज जहां पे किसी वक्त कोई जा नहीं सकता था, वहां पे भी अमन आया हुआ था और वहां पे अब बदअमनी फैलना शुरू हुई है, तो इसके बुनियादी मुहर्रिकात जो हैं, आप सियासी समझते हैं, सिफारती समझते हैं, या मुआशी समझते हैं, या फिर किसी और का अमल दखल समझते हैं? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने इनवाइट किया। और मेरा ख्याल है ये सारी वजूहात मिलाकर बनती हैं, कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं है। सही। मैं आपके व्यूअर्स को अपनी कनेक्टिविटी बताता चलूँ। इन्हीं जो महाजरीन हैं, जब ये सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था तो मेरी पेशावर पोस्टिंग थी। हमें ड्यूटी दी गई थी कि जब अफगानिस्तान से जहाज उड़ के आने वाले जो सोवियत यूनियन के ज़माने में इन्हीं महाजरीन और मुजाहिदीन पर हमलावर होते तो हम जाके उनको चैलेंज करते थे, वापस मार भगाते थे। हम तो उस वक्त से इनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बाद में महाजरीन आए, जाहिर है जो मुआशी आपने कहा वो इस सेंस में प्रूव होता है कि यहाँ पे जाहिर है वो लीगल नहीं होते, वो फैल गए इलाकों में, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो ये निस्बतन आसान टारगेट होते हैं दुश्मन का, फॉर फैसिलिटी कह लें या फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तमाम जो 1.3 मिलियन या 1.4 फॉर्मल जो इस वक्त महाजरीन हैं इस वक्त वो तमाम के तमाम दहशतगर्द हैं, क्योंकि दुनिया में देखिए हमारा केस एक बड़ा यूनिक केस है। इस वक्त दुनिया में अगर आप स्टडी करें तो तकरीबन 123 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, उनको महाजरीन कहें, उनको रिफ्यूजीज कहें, और कुछ पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं। 47 के करीब यूनाइटेड नेशंस मानता है फॉर्मल जो इस वक्त रिफ्यूजीज है। हमारे पास 3 मिलियन के करीब अगर ओवरऑल हम ले लें, तो सबसे बदकिस्मती हमारी ये है कि सिर्फ इस मुल्क के जो महाजरीन हैं वो दहशतगर्दी से इनडायरेक्टली, बहुत थोड़ा सेगमेंट मैं कह रहा हूं, हमें दहशतगर्दी साथ आई इन महाजरीन के। आमतौर पर दुनिया में जब महाजरीन या डिस्प्लेस लोग होते हैं वो बेघर होते हैं, उनके पास मेडिकल नहीं होता, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो एक इंसानियत की बुनियाद पर हर मुल्क, बहुत सारे मुल्कों के मैं नाम ले सकता हूँ, कोलंबिया है, ईरान है, तुर्की है, जिन्होंने महाजरीन को अकोमोडेट किया, लेकिन करने के बाद उन लोगों ने उनको रिहेबिलिटेट किया और थैंकफुल नोट के साथ या वो चले गए वहां या एडजस्ट हो गए। हमारा यहाँ पे ना एडजस्ट हुए ना वापस चले गए, बल्कि वो फैल गए, और क्योंकि शायद उस वक्त डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं हुए थे, और आज तक आप देख लें उसकी हम कीमत दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए खास तौर पर जब उसने हमारा मई के महीने में कन्फ्रंट किया तो सबक हासिल हुआ। पानी में वो आए ही नहीं और जमीन पर ना आने की हिम्मत नहीं हुई, हवा में आए तो जो जवाब मिला वो सब ने देख लिया। तो उसके बाद उनके पास नेक्स्ट स्टेप यही बनता था। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है हमें प्यारे हैं वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, 80,000 के करीब है, और रिसेंट जो उन्होंने जब कुर्बानियां दी हैं अफसरों ने भी और जवानों ने, वो हमारे दिल के बड़े करीब हैं, हम उनके मकरूज हैं, तो हमने तो एक्शन लेना है। लेकिन हिंदुस्तान को ये आसान टारगेट लगता है कि ऐसे ऐसे जाहिर महाजरीन जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सके। और आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि और ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि जब एज अ स्टेट अफगानिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट ना करे और उस तरह की सपोर्ट एक्सटेंड ना करे जिस तरह की हम चाह रहे हैं, तो ये बदकिस्मती से कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसके अंदर मैंने कहा ये मुआशी भी हैं, ये टेक्निकल भी हैं, ये लीगल और डॉक्यूमेंटेशन भी इसका इशू है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, ये सब मिलकर है। लेकिन अगर ये रिजॉल्व अभी भी हो गया है, अल्लाह करे हम उस पर कायम रहें, ताकि हम इन शहीदों का और जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनके मकरूज हैं, और अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारे लिए बेहतर करे। अच्छा सर, अगर देखा जाए जिला औरंगजेई वाला जो मामला है, 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब जो एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ, ये इलाका क्यों खास टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पे इनके फैलने की वजूहात क्या है? क्या यहाँ तक रसाई इनकी आसान है, या यहाँ के मोहल्ले वकू के एतबार से इनको कुछ और चीज सूट करती? जी यासिर, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है जो पाक फिजाइया के पास हैं इसी टेरेन से रिलेटेड, और ये मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल्स में जाए बगैर, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये टेरेन हाइड आउट के सेंस में उनको कंफर्टेबल लगती है। यानी कि ऐसी कंटूर्स हैं पहाड़ों के, और नेचुरल कंटूर हैं, जोग्राफी के ऐसे हैं जहाँ पे हाइडिंग मुश्किल नहीं होती, आसान होती है, पहुंचना मुश्किल होता है, रीच आउट नहीं होती, विजिबिलिटी कम होती है। तो ऐसी जगहों पर ये ऐसे अपने अड्डे या हाइड आउट्स या टनल्स बनाते हैं जिसको पहुंचना मुश्किल होता है। एक बात तो ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं वो कंसिस्टेंट भी नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि हम अगर ऑब्जर्व हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर हम पे पहुंच जाएंगे, और हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के पास भी है, रिसोर्सेज ऐसे हैं, पाकिस्तान आर्मी के पास भी हैं, जब इनको आइडेंटिफाई और लोकेट करना मुश्किल नहीं रह गया। अब विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो चुकी है, और आने वाले महीनों में जो देखेंगे, अब DGSPR ने भी कहा कि हमने बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया और इतने लोग मारे हैं, शायद 10 साल में हमने नहीं मारे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आने वाले वक्तों में ज्यादा
ऑफेंसिव एक तो कैपेबिलिटी बेस्ड भी होगा और एक इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा जो ज्यादा प्रिसीजन होगा, जिसके अंदर कोलैटरल भी डैमेज नहीं होता, और टाइमिंग वाइज जैसे मैंने कहा टाइम पे जाके जब ये इससे पहले कि कोई इस तरह के दहशतगर्द एस्केप करने की पोजीशन में हो या अपने कोई इंटेंशन अनफोल्ड कर सके, उससे पहले उनको रीच आउट करेंगे इंशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेज आने वाले वक्तों में। अच्छा सर, एक चीज़ जिसकी तरफ बिलखुसूस तवज्जो दिलाई गई कि 3200 एहलकार हैं हमारे जो इस वक्त केपी के अंदर मौजूद हैं। हमने कितनों का मुकाबला कर लिया, कितने जहन्नुम वासिल कर दिए, कितने लाशें हमने उठा लिए, कितना उसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। क्या ये डेलिबरेटली कम रखी गई है या फिर आप समझते हैं कि जिस तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात को तो इन इलाकों में पुलिस भी बाहर नहीं निकलती, पुलिस के बाहर ना निकलने की वजह उनकी कम स्ट्रेंथ है या पुलिस के बाहर ना निकलने की वजह इन दहशतगर्दों का खौफ है? देखिए यासिर साहब, एक और बदकिस्मत एलिमेंट जो हमारे फेवर में नहीं जाता वो ये है कि वो लोकल पॉपुलेशन के अंदर मर्ज बड़ा सही हो जाते हैं, यानी अपनी फेवर के सेंस में, क्योंकि उन्हीं में से होते हैं। वेपन कैरी करना वहां कोई बहुत मायूब नहीं समझा जाता, तो वहां वेपन कैरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप टेररिस्ट हैं, वहां लोकल ट्रेडिशंस भी हैं। तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर मर्ज करना बड़ा आसान होता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी, आपने ठीक कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो परसेवेरेंस है शायद वो नहीं रही, ऑफ एंड ऑन होती रही, कभी प्रेशर ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी एजेंडा हमारे प्रायोरिटाइजेशन में दूसरा हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि जब कोई दहशतगर्द अपना कोई अनफोल्ड करता है प्लान, तो वो उसको कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज उसके पास टाइम का होता है कि उसने सिलेक्ट करना है दिन को, अपने आप को दहशतगर्दी करनी है, रात को करनी है, मैग्नीट्यूड कौन सा है, टारगेट कौन सा सिलेक्ट करना है, इंटेंसिटी क्या सिलेक्ट करनी है कि कितना मैंने मैसिव अटैक करना है किसी जगह पर। तो ये सारा होता है दहशतगर्दों के पास। दुनिया की कोई इवन सुपर पावर भी होगी वो रिएक्टिव मोड में रिएक्ट करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी पॉजिटिव खबर इसमें यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रिवेंशन मोड में पहली दफा गई हैं, जो प्रिवेंट करने के लिए, यानी जिधर इनको कंफर्म है कि ये लाइकली है टारगेट जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको इंशाल्लाह ताला नॉकआउट किया जाना शुरू हो गया। आपने एग्जांपल देख लिया जो भी कल की कार्रवाई बताई गई है। आने वाले वक्तों में देख रहा हूं, क्योंकि ये और प्रिसीजन होगी, वेल टाइम्ड होगी, और जैसे मैंने कहा टाइमली होगी, उसको इनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, एक चीज़ समझाइए, ये टीटीपी को अलग करके अगर हम बात अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की करें, भारतीय हुकूमत या भारतीय खुफिया एजेंसी वो तो पुरानी अफगान हुकूमत के साथ ताउन में थी और इनके खिलाफ अमल पैरा थी अफगानिस्तान में। इनको गज़न पहुंचाने में, अमेरिका की सहूलतकारी करने में या अफगान हुकूमत के साथ काम करने में। इस्लामी नज़रियात से या इस्लामी अमारात के एतबार से देखा जाए तो भारत की तरफ रुजू ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है अफगान अबूरी हुकूमत के लिए। ये वजह आपको क्या लगती है कि उन्होंने रुजू जो है उनके साथ किया, सिफारत खाने को अपग्रेड कर दिया गया, अब वहाँ पे जो है एम्बेसडर बैठेगा, उनके साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, उनके साथ जो एजुकेशन का शोबा है उसके अंदर तबादले चल रहे हैं, इसकी वजह क्या आपको नजर आती? यासिर, ये नया नहीं है और मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान क्योंकि फ्रंट पर आकर हमारा मुकाबला नहीं कर सका, और ख़ासतौर पर मई का अगर हम रिफ्रेश करें तो ना ज़मीन पर मुकाबला कर सके, ना समंदरों में आए, हवा में आए, तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये सारा कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान के पास, मैं ये मुझे पॉसिबिलिटी लगती थी कि वो प्रॉक्सी वॉर करेंगे। और प्रॉक्सी वॉर कौन सा है? ईरान ने खुद प्रॉक्सी वॉर का सफर करके देख लिया इजराइल के खिलाफ, कि उनके अंदर अगर लोग ऐसे घुस आए हैं तो कितनी बड़ी आपको मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मैं खुश हूं कि ईरान इंशाल्लाह हमें साथ देगा और इस तरह की प्रॉक्सी हाइडआउट को एलिमिनेट करने पाकिस्तान की हेल्प करेगा, जो शायद पिछले वक्तों में उस तरह नहीं हुआ जिस तरह हम चाहते थे। अफगानिस्तान एक सॉफ्ट वैली है। देखिए, 2-3 फ्रंट पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, उसको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ सवाए रशिया के किसी ने, बहुत सारे मुल्क चाहते हैं। ये इंडिया ने एज अ टूल यूज किया है और आज का यूज नहीं कर रहे, एज अ टूल यूज किया है कि अगर हम आपको रिकग्नाइज करते हैं, हम वैसे आपको खोलने देते हैं, हम वहां खोलते हैं, तो आप फिर बदले में हमारा क्या करेंगे? बदले में वही है जिसका हमें चैलेंजिंग का सामना है, जो हमें फेवर नहीं करती। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज की बात नहीं है, अशरफ गनी के जमाने में चले जाएं, उसके बाद आने वाली हुकूमतों के, जब से तालिबान की हुकूमत पिछली वाली खत्म हुई थी और पिछली थी उससे पहले भी कायम, इंडिया हमेशा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक सिंपथी, एक एलिमेंट लेना चाहता है। और अब अशरफ गनी के जमाने में भी उसने हॉस्पिटल बनाए थे, हाईवेज बनाए थे, स्कूल्स बना कर दिए थे, बिजली घर दिए थे उनको कि जी हम आपको बिजली देते हैं, ताकि ना सिर्फ गवर्नमेंट बट के आम आदमी भी हिंदुस्तान को ज्यादा दोस्त समझे हमारे।
हमारे अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम उस मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन आखिरी बात मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि अब हमारे हालात फेवर में है दो तरह से। एक, हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सऊदी अरब को कहना चाहिए कि आपके तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको प्रेशराइज करें और हमें इजाजत दें कि अगर आपसे के बस में नहीं है इनको कंट्रोल करना तो फिर हम इनको न्यूट्रलाइज करें। दूसरा चाइना फैक्टर है, चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं तालिबान के और बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है, चाइना हेल्प भी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो चाइना को भी यूज करना चाहिए। ये दो एडवांटेजेस हमारे हैं। लेकिन सर अगर जिसमें हमें मजमूई engage तौर पे करके- देखा जाए सर, सी पैक के मामले पे देखा जाए तो उसके तो बेनिफिशरी बहुत सारे ममालिक हैं और ये रूट भी यही है। यहाँ पे अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुतासरीन बहुत ज्यादा रहेंगे, बशमूल रशिया रहेगा, ईरान रहेगा, चाइना रहेगा, ये लैंडलॉक कंट्रीज रहेंगे। तो जब यहाँ पे इस्तेहकाम नहीं आता तो उसके जो बेनिफिशरीज हैं या उसके जो मुतासरीन हैं वो दबाव क्यों नहीं डाल सकते अफगानिस्तान पे, और अगर वो डाल रहे हैं तो अफगानिस्तान इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहा? देखिए, वो इसलिए दबाव नहीं उस तरह महसूस होता आपको, आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया, वो इसलिए दबाव ठीक नहीं होता कि पाकिस्तान के इस रोड के या जो हमारा पूरा प्लान है चाइना के साथ, इस पे सिर्फ इंडिया को तकलीफ नहीं है, इस पे बहुत सारे मुल्क अनईजी हुए हैं और पाकिस्तान को जो डेवलप होता नहीं देखना चाहते। हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों के बड़ी बड़ी पावर्स को भी अच्छी नहीं लगती। वो समझते होंगे ये हमारे पर डिपेंडेंट रहे, हमें से सीख किया करें अप्रूवल ऑफ एंड ऑन करके, हम ही इनको ब्लेस किया करें। तो ये एक जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, ये बहुत अरसे से ईरान के साथ हमारी ऑयल की पाइपलाइन थी, हम परसू नहीं कर सके, आपके सामने है। तो नेशनल इंटरेस्ट हमारी में होता है, लेकिन बाज दफा हमारी इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक स्टेटस हमारा इतना कमजोर होता है कि हम उसका स्टैंड नहीं ले पाते। और माजी में खासतौर पर हम रिलेटिवली दुनिया से कट ऑफ थे। अब हमने क्योंकि अर्न की है मई 2025 ऑनवर्ड अपनी पोजीशन भी, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, तो अब दुनिया हमें मान रही है, हमें क्रेडिबल भी समझती है और हमें रेलेवेंस भी समझती है कि हम इस रीजन में एक इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर हैं। अगर किसी ने कुछ तो वक्त है जब हमारी चीजें फेवर में है, तो आई विश एंड प्रे कि हम इसका, जिसको कहते हैं ना, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें इस अपॉर्चुनिटी को।